सीजन 3 एपिसोड 2। बेलेमी, केन, इंद्रा और मॉन्टी रोवर में बैठे हुए हैं। उनकी रोवर के आगे और पीछे पेड़ गिरने के कारण रास्ता जाम हो चुका है। उन्हें इस तरह बैठे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाहर कोई हलचल दिखाई नहीं देती। केन को लगता है कि उस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। वो बेलेमी को गाड़ी के हुड से बाहर निकलकर देखने के लिए कहता है। जैसे ही बेलेमी बाहर निकलता है, एक मास्क पहना हुआ आदमी उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और चिल्लाकर सभी को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। केन, इंद्रा और मॉन्टी गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वहाँ कुछ मास्क पहने हुए लोग जो कि छिपे हुए थे निकलकर बाहर आते हैं और सभी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। मॉन्टी छूटने के लिए कुछ करने ही जा रहा होता है कि बेलेमी उसे आवाज देके ऐसा करने के लिए मना करता है। उसके पुकारने से मास्क पहनी हुई एक औरत चौंक जाती है और वो तुरंत ही मॉन्टी का नाम लेती है कि क्या वो यहाँ है। मॉन्टी भी उस औरत की आवाज को पहचान जाता है और उसे मॉम कहकर बुलाता है। एली को बेका ने बनाया था। बेका को समझ में आ गया था कि एली ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं करती और वो अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहती है। इसीलिए उसने उस मैंशन में उसे बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जहाँ के वहाँ पहुँचने पर एली ने उससे अपने कमांड चेंज करवाए और उसको मिलने वाली पावर को उसने पोर्टेबल करवा लिया। उसकी पावर इस वक्त जहाँ के बैकपैक में बंद है। अब वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। इस वक्त जहाँ एली के साथ उसके बनाए हुए वर्चुअली रियल शहर सिटी ऑफ लाइट में घूम रहा है। एली को वो प्रॉमिस करता है कि वो सिटी ऑफ लाइट को लोगों से बसा देगा और शुरुआत अपने ही लोगों से यानी कि स्काई पीपल से करेगा। जहाँ मेडिटेशन के थ्रू सिटी ऑफ लाइट में घूम रहा है, उसे मॉर्फी जगाता है और बताता है कि वो लोग किनारे आ पहुँचे हैं। इमोरी एली वाले बैकपैक को उठाने के लिए हाथ लगाती है, तभी उसके हाथों से गाइडियन उस बैकपैक को छीन लेता है। इमोरी को आश्चर्य होता है। वो सभी को बताती है कि अब वो लोग डेड जोन की ओर से घूम के जाएंगे। जंगल में सेक्टर 7 में मॉन्टी कहकर पुकारने वाली औरत अपना मास्क उतार देती है। वो मॉन्टी की मॉम हैना है। मॉन्टी उससे अपने पापा के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो मारे गए थे। उन नकाब पहने हुए लोगों का लीडर पाइक वहाँ आ जाता है। वो केन को देखकर खुश हो जाता है। वो आर्क में टीचर था और आर्क से धरती पर फार्म स्टेशन में आया था। केन पाइक से बाकी लोगों के बारे में पूछता है कि सब कहाँ हैं। पाइक बताता है कि फार्म स्टेशन जब लैंड हुआ था तब सभी सही सलामत थे, लेकिन यहाँ कुछ ग्राउंडर्स के कारण कई लोग मारे गए। वो लोग अब बस 63 ही बचे हैं। इंद्रा समझ जाती है कि ये काम आइस नेशन वालों का ही हो सकता है। ये उनका इलाका है और वो लोग दया नहीं दिखाया करते। केन पाइक को कहता है वो उससे कोऑर्डिनेट्स ले ले और अपने सभी साथियों को आर्केडिया बुलवा ले। वहाँ वो सभी सेफ रहेंगे। बेलेमी और मॉन्टी सभी के साथ मिलकर पेड़ हटाते हैं। केन पाइक से क्लार्क को खोजने में मदद मांगता है। हैना और पाइक केन और इंद्रा के साथ क्लार्क को ढूंढने चल देते हैं। पाइक बाकियों को अपने साथियों को लाने के लिए भेज देता है। रोन ने क्लार्क के हाथों को बांध दिया है और उसे घसीटते हुए लिए जा रहा है। क्लार्क रास्ते में गिर जाती है और मरे हुए होने का दिखावा करती है। रोन उसके लिए नदी से पानी लाने के लिए जाता है। वो जब पानी भर रहा होता है तब पीछे से क्लार्क उस पर अटैक करती है और उसका सर पानी में डुबा देती है। रोन के शांत होते ही वो उसे मरा हुआ जानकर छोड़ देती है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं है। वो फिर से क्लार्क को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबा देता है। क्लार्क के बालों का कलर साफ हो जाता है। क्लार्क भी रोन के निशान से पहचान जाती है कि वो आइस नेशन का है। लिंकन और ऑक्टेविया आर्केडिया के बाहर लेटे हुए हैं। उन्हें गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है कि उनकी तरफ कोई दुश्मन बढ़ा चला आ रहा है। वो दोनों देखते हैं कि नाइको एक घोड़े पर उस ओर आ रहा है। उसे आइस नेशन के लोगों ने मारा है। वो घायल है। ऑक्टेविया गार्ड्स को गोली चलाने से मना करती है और नाइको को एबी के पास लेकर जाती है। एबी मेडिकल में जेस्पर की बैंडेज कर रही है। उसी वक्त ऑक्टेविया और लिंकन नाइको को वहां लेकर आते हैं। नाइको का बहुत खून बह चुका है और उसे ब्लड की जरूरत है। जैक्सन नाइको का ब्लड चेक करता है। वो RH नेगेटिव है, जो कि वहाँ किसी का भी नहीं है। जैक्सन एबी को माउंट वेदर में मौजूद फैसिलिटीज यूज करने की सलाह देता है, क्योंकि माउंट वेदर में रहने वाले लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया करते थे और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। एबी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन नाइको को बचाने के लिए वहाँ जाने के लिए मान जाती है।
ट्रेडिंग पॉइंट स्टोर पर रोन के साथ आया हुआ गार्ड नायला को मारता है और उससे रोन और क्लार्क का पता पूछता है। रोन उसे बिना बताए क्लार्क को पकड़कर अपने साथ ले गया था। वो नायला को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ केन बेलेमी पहुँच जाते हैं। बेलेमी उस आदमी पर गोली चलाता है जिससे वो मारा जाता है। इंदिरा नायला को ग्राउंडर्स की भाषा में बताती है कि वो लोग उसके दोस्त हैं और यहाँ क्लार्क को बचाने के लिए आए हैं। पाइक को ग्राउंडर्स पर भरोसा नहीं है। वो इंदिरा से इंग्लिश में बोलने के लिए कहता है। केन उसे हैना और मॉन्टी के साथ बाहर जाकर चारों तरफ नजर रखने के लिए भेज देता है। नायला इंदिरा को पहचान जाती है और उसे बताती है कि यह आदमी आइस नेशन से था और क्लार्क का पता पूछ रहा था। वो आगे कहती है कि कल रात उसके सोने तक क्लार्क उसके पास थी। उसे सुबह क्लार्क वहाँ नहीं दिखी और उसे नहीं मालूम कि वो उस वक्त कहाँ है। मॉन्टी बाहर से आकर केन को बताता है कि उसे बाहर कुछ निशान मिले हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा पेड़ होने के कारण वो लोग पैदल ही आगे जा पाएंगे। रोन ने क्लार्क को बंदी बना लिया है और उसे लेकर जा रहा है। तभी उसे आइस नेशन के गार्ड्स दिखाई देते हैं। वो क्लार्क को छुपने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी अपने बंधे हुए मुंह से ही आवाज निकालकर उन गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींचती है। रोन उसे कहता है कि इनकी मौत की जिम्मेदार अब तुम होगी और क्लार्क को लेकर बाहर निकल आता है। रोन उन गार्ड्स को बताता है कि वो आइस नेशन से है और उसने वान हेडा को पकड़ लिया है। अब वो उसे क्वीन तक ले जा रहा है। रोन ने क्लार्क का चेहरा कपड़े से ढक दिया था। एक गार्ड उसका कपड़ा हटाकर चेक करता है कि वो वान हेडा ही है और फिर वो सभी मिलकर आपस में तय करते हैं कि वो लोग वान हेडा को अपने साथ क्वीन तक ले जाएंगे। रोन उनसे लड़ाई करने लगता है। इतने में ही क्लार्क मौका पाकर वहाँ से भाग लेती है। एक गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। इधर रोन ने बाकी गार्ड्स को मार दिया है। वो तीर चलाकर क्लार्क के पीछे गए हुए गार्ड को भी मार गिराता है। क्लार्क मरे हुए गार्ड से वेपन लेकर रोन पर हमला करती है और उसके पेट में उस चाकू को घुसा देती है। फिर भी रोन क्लार्क को काबू में कर ही लेता है। एबी नाइको को लेकर लिंकन और ऑक्टिविया के साथ माउंट वेदर में चली जाती है। ऑक्टिविया जेस्पर को वार्न करती है कि वो ऐसा वैसा यहाँ कुछ भी ना करे। रोन और क्लार्क जिस फील्ड में है उसी फील्ड में मॉन्टी और हैना भी पहुंच चुके हैं। पाइक बेलेमी से उनके ग्राउंडर्स के साथ होने का कारण पूछता है। तब बेलेमी उसे क्लियर करता है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही था, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ हो गए हैं। उसी वक्त इंदिरा को युद्ध के ड्रम बजने की आवाजें सुनाई देती है। वो सभी को चुप रहने के लिए बोलती है। वहीं उन्हें रोन के द्वारा मारे हुए गार्ड्स की बॉडी दिखाई देती है। पाइक उन बॉडीज को देखकर उन्हें वहां से दुश्मन के आने से पहले हटा देने के लिए बोलता है, जिससे ये न लगे कि इन्हें उन लोगों ने मारा है। बेलेमी को फील्ड के एक और रोन और क्लार्क दिखाई देते हैं, जबकि केन को फील्ड के दूसरी ओर दुश्मनों की आर्मी आती हुई दिखाई देती है। बेलेमी क्लार्क को बचाना चाहता है, लेकिन पाइक उसे उस वक्त ऐसा करने से रोक देता है। मॉन्टी को वहीं एक गुफा दिख जाती है। सभी लोग उन 3 गार्ड्स की बॉडी को लेकर गुफा में आकर छिप जाते हैं। इंदिरा उसी वक्त आइस नेशन की आर्मी के बारे में अलेक्सा को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से चली जाती है। रोन क्लार्क को लेकर एक वीरान जगह आ जाता है और क्लार्क को बांध देता है। वो क्लार्क को वार्न करता है कि वो चुप रहे, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे। मॉर्फी, इमोरी और जहा एक किनारे रुके हुए हैं। वहाँ इमोरी का भाई ओटान उनसे मिलने के लिए आता है। वो जहा से पूछता है कि क्या सिटी ऑफ लाइट सही में मौजूद है। जहा उससे बात करने उसे अपने साथ वॉक पर ले जाता है। गाइडियन वहीं एक तरफ बैठा हुआ है। वो मेडिटेशन कर रहा है या शायद सिटी ऑफ लाइट में घूम रहा है। इमोरी मॉर्फी को बताती है कि उसे और उसके भाई को एक औरत काम दिया करती है। वो औरत ग्राउंड में बैठकर उनके पास आती थी। वो उनसे टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें मंगवाया करती थी। वो गाइडियन के पास रखा हुआ बैकपैक देखती है और उसे चुराने का इरादा करके उसके पास आती है। गाइडियन अभी भी सिटी ऑफ लाइट में ही है। इमोरी धीरे से बैकपैक को उठा लेती है। वो उस बैकपैक को कहीं और बेचने के बारे में सोच रही थी। गाइडियन उठ जाता है और इमोरी को गर्दन से पकड़ लेता है। मॉर्फी इमोरी को छुड़ाने के लिए गाइडियन को मारता है, लेकिन वो कहता है कि सिटी ऑफ लाइट में किसी को भी दर्द नहीं होता। इमोरी उसे चाकू मार देती है और गाइडियन मर जाता है। मॉर्फी को ये देख के आश्चर्य होता है कि मरते वक्त गाइडियन के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। इमोरी बैकपैक उठाकर भागती है। मॉर्फी भी उसके पीछे भागता है। रॉन ने क्लार्क को अच्छे से बांध दिया है और अब वो अपने घाव को स्टरलाइज करने के लिए एक चाकू गरम करता है। क्लार्क उससे पूछती है कि वो अपने लोगों से क्यों भागता फिर रहा है।
क्लार्क को महसूस हो गया है कि रोन आइस नेशन के लोगों के सामने नहीं पड़ना चाहता। इसका मतलब है कि वो उन लोगों से बच रहा है। रोन का कहना है कि उसे आइस नेशन से निकाल दिया गया है और अब वो वहाँ वापस जाना चाहता है, जो कि वो क्लार्क के थ्रू कर सकता है। इसीलिए उसने क्लार्क को बंधक बनाया हुआ है। बेलेमी मॉन्टी का ग्रुप अभी उस गुफा में ही है और वो आर्मी के वहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। मॉन्टी हैना से अपने पापा के बारे में पूछता है। हैना उसके बारे में बताते वक्त रोने लग जाती है। तब पाइक बताता है कि फार्म स्टेशन आइस नेशन में लैंड हुआ था और उसके पापा कुछ बच्चों को बचाते हुए मारे गए। केन उन्हें कहता है कि ग्राउंडर्स आइस नेशन के लोगों जितने बुरे नहीं हैं, लेकिन पाइक का कहना है कि उसके लिए सभी ग्राउंडर्स बहुत बुरे हैं। इमोरी और मॉर्फी बैकपैक को खोलने की कोशिश करते हैं। इमोरी मॉर्फी को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और उसे किस कर लेती है। इमोरी अपने नाइफ की मदद से उस बैकपैक को खोलती है। अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निकल मशीनरी है जिसपे इनफाइनाइट का साइन बना हुआ है। यही एली है जो कि यहीं से ओरिजिनेट होकर होलोग्राफिक रूप में सामने आती है। मॉर्फी अपने पॉकेट से जहा का दिया हुआ चिप निकाल कर देखता है। उसके ऊपर भी इनफाइनाइट का साइन बना हुआ है। तभी वहाँ ओटन आ जाता है और इमोरी को पकड़कर मॉर्फी से बैकपैक को वापस देने के लिए कहता है, जहाँ भी वहाँ आ चुका है। इमोरी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, ओटन ने उसे क्यों पकड़ लिया है। तब जहाँ उन्हें बताता है कि ओटन ने चिप का यूज कर लिया है, अब वो सिटी ऑफ लाइट का निवासी है। मॉर्फी जहाँ को धमकी देता है कि वो इमोरी को छोड़ दे, नहीं तो वो बैकपैक को पानी में डाल देगा। मजबूर होकर जहाँ और ओटन को इमोरी को छोड़ना पड़ जाता है। मॉर्फी बैकपैक को दूर उछाल देता है। जहाँ और ओटन उस बैकपैक को लेने के लिए दौड़ते हैं। इमोरी और मॉर्फी बोट पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जहाँ एली के पास सिटी ऑफ लाइट में जाता है और उसे कहता है कि उन्हें इमोरी और मॉर्फी का पीछा करना चाहिए। वहाँ ओटन भी है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ नहीं है। एली कहती है कि तुम उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें एक बात और बताने वाली थी कि सिटी ऑफ लाइट में कभी भी किसी की डेथ नहीं होती है। तभी वहाँ गाइडियन प्रकट हो जाता है। उसका चेहरा भी बिल्कुल ठीक है। एबी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद लिंकन के पास आती है और उसे बताती है कि अब नाइको पहले से बेहतर है। लिंकन नाइको को लेकर वहाँ से जल्दी ही निकलने के लिए कहता है, क्योंकि ग्राउंडर्स माउंट वेदर को एक मनहूस जगह समझा करते थे। लेकिन नाइको से कहता है कि जगह मनहूस नहीं हुआ करती, लोग मनहूस हुआ करते हैं। वहाँ की एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज देखकर जैक्सन एबी को उस जगह को यूज करने की सलाह देता है, जो कि स्काई पीपल और ग्राउंडर्स दोनों के लिए ही अच्छा होगा। एबी उसके लिए मान जाती है। जैस्पर माउंट वेदर के आर्ट हाउस में जाता है और वहाँ डांटे की बनाई हुई पेंटिंग को ढूंढता है। वो उस पेंटिंग को बहुत डेस्परेट होके खोजता है, क्योंकि वो पेंटिंग माया की फेवरेट पेंटिंग थी। उसे पेंटिंग मिल जाती है और वो उस पेंटिंग को देखकर माया को याद करके रोने लग जाता है। वहाँ ऑक्टिविया उसे ढूंढते हुए आती है और जैस्पर के बाजू में बैठ जाती है। वो जैस्पर से कहती है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इधर गुफा में मॉन्टी पाइक और हैना को माउंट वेदर की कहानी सुना चुका है। केन उन्हें कहता है कि वो लोग अब माउंट वेदर को सप्लाई डिपोट के रूप में यूज कर रहे हैं और उन लोगों का ग्राउंडर्स के साथ समझौता हो गया है। पाइक का कहना है कि ग्राउंडर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग समझौते को कभी भी तोड़ सकते हैं। मॉन्टी बाहर आकर देखता है कि बेलेमी वहाँ से मरे हुए एक गार्ड की ड्रेस पहनकर जा चुका है। बेलेमी आइस नेशन की आर्मी में घुस गया है और अब वो उस डायरेक्शन की ओर जाता है जिस डायरेक्शन में उसने क्लार्क को जाते हुए देखा था। वो उसके छिपे हुए जगह पर पहुंच जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। पीछे से रोन उस पर हमला करता है। रोन बेलेमी को मारने ही वाला होता है, तब क्लार्क उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगी अगर तुम बेलेमी को छोड़ दोगे तो। रोन बेलेमी को मारता तो नहीं है, लेकिन उसके पैरों को घायल कर देता है ताकि बेलेमी अब उनके पीछे ना आए, और वो वहाँ से क्लार्क को लेकर चला जाता है। मॉन्टी, पाइक, केन को बेलेमी मिल जाता है। बेलेमी घायल होने के बावजूद क्लार्क को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन मॉन्टी उसके घायल होने के कारण अभी उसे ऐसा करने से मना करता है। रोन क्लार्क का चेहरा ढककर उसे लेक्सा के पास लेकर आता है। इंदिरा भी वहीं है। लेक्सा का असिस्टेंट टाइटस भी वहीं है। रोन लेक्सा को कहता है कि वो वानहेटा को उसके पास लेकर आया है। अब इनाम में उसके ऊपर लगा हुआ निर्वासन का थप्पा हटा देना चाहिए, यानी कि जो देश निकाला रोन को मिला था वो हटा देना चाहिए। लेक्सा रोन को प्रिंस ऑफ असगेडा कहकर बुलाती है। आइस नेशन को असगेडा कहा जाता था
और रोन वहाँ का प्रिंस था। लेक्सा रोन से कहती है कि तुम्हारी मम्मी के आर्मी पॉलिस के नजदीक आती जा रही है। अब आगे उसकी मम्मी यानी आइस नेशन की क्वीन के साथ उसकी क्या डील होगी वो आगे देखेगी और उसे कैद में रखने का ऑर्डर दे देती है। लेक्सा इंदिरा और टाइटन्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेक्सा क्लार्क को खड़ा करवाती है और उसके मुंह पर बंधी हुई पट्टी हटाती है। वो क्लार्क से सब चीजों के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे क्लार्क को आइस नेशन की क्वीन से बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। क्लार्क चिल्लाती है और लेक्सा के ऊपर थूक देती है। वो लेक्सा को बहुत बुरा भला कहती है और उसे मारने की धमकी देती है। गार्ड्स क्लार्क को वहां से ले जाते हैं। लेक्सा मीनार के सबसे ऊंचे हिस्से में खड़ी हुई बाहर देख रही है।